वुंड इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है आफ्टर एनी ऑपरेशन। जो भी आप ऑपरेशन करवाते हैं, जैसे कि पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाना हो या फिर हर्निया का ऑपरेशन करवाना हो या फिर सी सेक्शन करवाते हैं, फेन एंड स्टील इंसिजन, और या फिर कोई हर्निया का ऑपरेशन होता है नाफ वाली जगह का या फिर इंग्वानल हर्निया का, तो उसके बाद वुंड का इन्फेक्शन होना एक कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं ऑपरेशन के बाद। इसका कैसे पता चलाया जा सके, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या उस रिस्क फैक्टर में सिर्फ डॉक्टर का हाथ होता है, क्या वुंड इन्फेक्शन में पेशेंट्स का भी कोई रोल होता है, और इसके अलावा इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सके, और कब हमें डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, इस कैसी कौन सी जो अलामत हों जिसकी वजह से हमें डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, आज हम इस टॉपिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जब भी आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो कैसे पता चले कि आपका ज़ख़म ख़राब हो रहा है या फिर ये ठीक हो रहा है। अगर तो ये रेड, हॉट, टेंडर और स्वेलिंग हो गई है तो समझ लें कि ये आपका ज़ख़म ख़राब हो रहा है। या इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो अगर तो जैसे कि आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया तो उसके बाद उस ज़ख़म वाली जगह पे जो एक इंसियन लाइन है वो अगर रेड होना शुरू हो रही है या उसके इर्द गिर्द रेड होना शुरू हो रहा है, और वो एरिया अगर सराउंडिंग जो एरिया होता है, टिश्यू होती है, नॉर्मल जगह जो होती है, उसके टेम्परेचर और ज़ख़म वाली जगह का टेम्परेचर बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू के साथ वाली जगह के, तो इस तरह ये वार्म एरिया होना शुरू हो गया है। और अगर हम उस एरिया को टच करें तो उस एरिया पे सिर्फ उसी ज़ख़म वाली जगह पे अगर वो टेंडर है, यानी कि दर्द होता है, दबाने से, टच करने से दर्द होता है। चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर उस एरिया को वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, सोजन सी बनी हुई होती है, तो आप ये अपने जहन में रख लें कि ये ज़ख़म ख़राब हो रहा है या ख़राब हो गया है, तो इसमें आपको अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए। और किसी भी ऑपरेशन में ये ज़ख़म ख़राब हो सकता है, लेकिन कौन से ज़ख़म हैं जो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं? वो ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं जो कि इन्फेक्शन वाले केसेस में किए जाएं। जैसे कि अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में क्योंकि इन्फेक्शन हो चुकी होती है, नॉर्मल जो अपेंडिक्स आप करवाते हैं सिर्फ थोड़ी सी सूजी हुई होती है, उसका ज़ख़म ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो फट चुकी हो, बहुत ज़्यादा एडिमेटस ही सूजी हुई अपेंडिक्स निकलेगी, स्वोलन एडिमेटस अपेंडिक्स निकलेगी, तो वो आपका ज़ख़म को जैसे ही वो ज़ख़म वाली जगह पे लगेगी, इंसियन लाइन पे लगेगी, तो वो ख़राब कर सकती है। इस तरह पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें अगर तो वो पित्ता आपने एक्यूट फेज़ में था, अगर पित्ते के पथरी का अटैक हुआ था और एडिमेटस था, पित्ता गला सड़ा हुआ था, और वो अगर ज़ख़म वाली जगह को टच करेगा तो वहाँ पे भी ज़ख़म ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे ज़ख़म जल्दी ख़राब हो जाते हैं जिनकी सर्जरी अगर आपने ऐसी की है जिसमें कि वो गैंग्रीनस थे, यानी कि गले सड़े हुए थे, वो जो हमने चीज़ निकाली होती है वो पहले से इन्फेक्शन वाली होती है, तो वही इन्फेक्शन इंसियन लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाती है। किन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो इसको हम डिवाइड करते हैं कि कुछ तो पेशेंट्स फैक्टर हैं जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबल हैं ज़ख़म ख़राब करने में, दूसरे कि कुछ सर्जन फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों को हम वन बाई वन सेपरेटली डिस्कस करते हैं। जहाँ तक सर्जन्स रिलेटेड रिस्क फैक्टर हैं वो ये हैं कि अगर तो ऑपरेशन के दौरान एहतियाती तदाबीर पूरी नहीं इख्तियार की गई थी, एंटीसेप्टिक मेजर्स जो थी वो इख्तियार नहीं की गई, यानी कि पेंटिंग प्रॉपर नहीं की गई, एरिया को पेंट नहीं किया गया पायोडीन से, कुछ एरिया रह गया, या फिर ये है कि हमने उस एरिया में ड्रिपिंग सही शीट्स जो हैं वो स्टरलाइज मटेरियल हमने यूज़ नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने हैं वो हमने स्टरलाइज जो हैं वो यूज़ नहीं किए, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर यह होते कि हम अगर सर्जरी प्रॉपर, अगर आधे घंटे की सर्जरी एक प्रोसीजर एक रिक्वायर करता है तो हमने अनड्यू उसमें टाइम ज़्यादा सर्जन ने लगाया है कि घंटा लगा देगा, 1.5 घंटा लगा देगा, तो प्रॉपर क्योंकि ज़्यादा एक्सपोयर होता है, उस वुंड एरिया खुला हुआ होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस। जहाँ तक पेशेंट्स के फैक्टर हैं जिसमें पेशेंट्स
इन्वॉल्व होते हैं। उसमें ये होता है कि पेशेंट्स को पहले से कोई इन्फेक्शन चल रही होती है। जब अपेंडिक्स पहले से ही फटी हुई है या फिर ये है कि पित्त की पथरी का है, पहले से ही वो उसमें इन्फेक्शन है, तो अब बॉडी में, ब्लड में उसमें इन्फेक्शन होगी, उस एरिया में इन्फेक्शन होगी। उसकी वजह से ये हो सकता है कि उसमें अगर सर्जन उसको प्रॉपरली पूरे प्रोसीजर को फॉलो करे, बाई बुक जाए और सही तरीके से अगर ऑपरेशन करे, तब भी पेशेंट्स फैक्टर की वजह से वुंड इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट ओबीस होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स में पहले से कोई बीमारी होती है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, कोई सेप्सिस होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, उसके साथ उसे अगर कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है और उसमें उस केसेस में भी वुंड के ज़ख़म के ख़राब होने कुछ पेशेंट्स के फैक्टर्स हैं वो ऑपरेशन के बाद होम केयर से रिलेटेड हैं। होम केयर में ये होता है कि हमने वुंड की पेशेंट्स अपने वुंड की प्रॉपर केयर नहीं करते। जैसे उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया होता है, उस एरिया की हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते, उस एरिया को साफ़ नहीं रखते, उस एरिया की ड्रेसिंग जो टाइमली की जाती है वैसे नहीं करते। और कुछ जो इन्फेक्टेड वुंड होते हैं ऐसे जिनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इन्फेक्टेड प्रोसीजर किया होता है, तो उन केसेस में एंटीबायोटिक कवर देना होता है, तो वो पेशेंट्स प्रॉपर एंटीबायोटिक कवर नहीं लेते। उनको जैसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं वो मेडिसिन नहीं लेते। उन केसेस में भी पेशेंट के जो ज़ख़म है उनके ख़राब होने के चांस। ये तो बात हुई रिस्क फैक्टर्स की। पेशेंट्स रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं और सर्जन्स रिलेटेड रिस्क फैक्टर हैं। और इसमें जब वुंड इन्फेक्ट हो जाता है तो इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो ये वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो ज़ख़म के इर्द गिर्द जल्द में नॉर्मली पाए जाते हैं। स्टेफ ऑरियस जो होता है हमारे स्किन में होता है, तो वो इस ज़ख़म वाली जगह में घुस जाता है, स्टेफ ऑरियस, और उससे ये ज़ख़म ख़राब होता है। और इससे अगली एक फॉर्म आ जाती है, आप प्रॉपर केयर भी कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन इन जो स्टेफ ऑरियस होता है वो बड़ा, उसकी एक ऐसी टाइप होती है स्टेफिलोकोकस ऑरियस की जो रेजिस्टेंट होती है, ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होती है। MRSA मार्सा उसको बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म अगर आ जाता है, इसी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की एक लहदा एक वैरायटी होती है, वो अगर आ जाए तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए एक लहदा ख़ास ट्रीटमेंट फिर हम वो इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद? हम कौन से ऐसे अवामिल हैं जिस पे अगर हम कारबंद हों तो हम इसको अपने वुंड को हेल्दी क्लीन रख सकते हैं और इसको इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, हैंड वॉश लाजमी करना है बिफोर टेकिंग केयर ऑफ़ योर वुंड। जो इंसियन लाइन है उसकी जो केयर करनी है उसको हैंडल करने से पहले, उससे पहले और फिर जब आप उसके ड्रेसिंग वगैरह कर लें तो उसके बाद भी आपने अपने हैंड वॉश करने हैं। ड्रेसिंग केयर प्रॉपर होनी चाहिए। ड्रेसिंग केयर जैसे आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है, पायोडीन से बाज़ दफ़ा ड्रेसिंग करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा स्पिरिट से करनी पड़ती है। ड्रेसिंग केयर बाज़ दफ़ा डेली करनी पड़ सकती है, बाज़ दफ़ा वुंड को देखते हुए 2 टाइम्स अ डे करनी पड़ सकती है। जैसे ड्रेसिंग केयर आपको आपके डॉक्टर ने बताया है उस तरह उस पर अमल करना है। ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। लाजमी नहीं कि आप इसके लिए सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करें, लेटेक्स के या फिर पॉलीथीन के ग्लव्स भी होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपने हाथ धोने उसके बाद आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इवन देन के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपके हैंड्स पे होते हैं तो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट वुंड के साथ नहीं आते। ग्लव्स जब आप यूज़ कर लेते हैं तो इससे एक फैक्टर, ये मतलब प्रिवेंशन में एक अहम रोल अदा करते हैं। अपने वुंड को आपने ड्राई एंड क्लीन रखना है। इसमें कोई ममानियत नहीं होती, आप नहा सकते हैं, ऑपरेशन के बाद नहाने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आप अपने वुंड को ड्राई रखें और क्लीन रखें, प्रॉपरली ड्रेसिंग करें और ग्लव्स का इस्तेमाल करें और हाथ पहले धोएं। सबसे अहम फिर ये है कि आपके ने जो अगर थेराप्यूटिक लेवल्स की एंटीबायोटिक्स अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की हैं तो वो लाजमी इस्तेमाल करनी है, जितने दिनों के लिए दी हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं, डॉक्टर ने आपको 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स
आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हैं 7 डेज़ के लिए की हैं, तो हम क्योंकि देख रहे होते हैं कि हमारा ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो रहा है, इसमें कोई रेड हॉट टेंडर स्वेलिंग नहीं हो रही है, रेड नहीं हो रहा, वार्म नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, स्वेलिंग नहीं हो रही, तो हम फिर क्या करते हैं कि हम एंटीबायोटिक का यूज़ छोड़ देते हैं। एंटीबायोटिक एक प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए लेनी होती है, वो जैसे आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है वो लेनी है, ताकि वुंड की इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। आखिर में हम बात करते हैं कि हम अपने डॉक्टर से कब रजू करें, कौन सी ऐसी अलामत हैं जिससे आपको लगे कि हमारा वुंड इन्फेक्ट हो रहा है और हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक तो ये है कि आपका वो जो ज़ख़म वाला एरिया होगा ना, वो जो आपका वुंड वाला एरिया पहले जो क्लीन था, वो जो है ना वो स्वोलन होना शुरू हो जाएगा, सोजन होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे ये एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि वो एरिया रेड होना शुरू हो जाएगा। पहले तो वो रेड नहीं होता, हेल्थी होता है, उसके बाद वो रेड होना शुरू हो जाता है। फिर यह है कि वो आप उस जगह पे जब आप रोज़ाना पट्टी कर रहे होंगे तो आपको वो जो है ना दर्द महसूस होगा, स्वेलिंग सोजन हुई होगी, सोजन बढ़ रही होगी, साथ ना इसके फीवर होना शुरू हो जाता है, बुखार होता है क्योंकि इन्फेक्शन हो रही है। आप इसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से बुखार हो सकता है। दूसरा ये है कि अब ज़ख़म में से रेशा आना शुरू हो जाता है, क्लीन जो होता है वाटरी सा होता है, सिरोमा बोलते हैं उसको, उसका तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं होती, वो तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि दबा के इसको निकाल दे। लेकिन अगर ये येलो होना शुरू हो जाए, वाइटिश होना शुरू हो जाए, पस्सी सा होना शुरू हो जाए, तो फिर आप अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें और एक दफ़ा एग्ज़ामिनेशन लाजमी करवाएं, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है, वुंड की केयर है, अब वो नॉर्मल हेल्थी वुंड की केयर से शिफ्ट हो जाएगी, इन्फेक्टेड और जो वुंड ख़राब हुआ है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उसका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, उसकी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है, उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स भी कोर्स भी डिफरेंट हो सकता है। ये आज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि वुंड इन्फेक्शन क्या होती है, कैसे पता चलता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा सर्जन्स ही रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए पेशेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें पहले से बीमारी होती है, उनमें कोई ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं और उसमें यह है कि उनकी केयर बाद में वो सही नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं, और आखिर में हमने आपसे डिस्कस किया कि आपने कब अपने डॉक्टर से रुजू करना है ताकि आप इसको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, यू कैन गेट बैक टू us through comment section and we will get back to you. Thank you so much. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड कर सकें।